विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस के उप महासचिव डॉक्टर शुभंकर मिश्र जी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की हिंदी से प्यार है संस्था के संस्थापक श्री अनूप भार्गव जी, भारत से आईपी फाउंडेशन की अध्यक्षा डॉक्टर स्मिता मिश्र जी, कनाडा से हिंदी राइट्स गिल्ड की सह संस्थापक निदेशिका डॉक्टर शैलजा सक्सेना जी, इंग्लैंड से प्रस्तुति करने वाली छात्रा सुश्री पावनी आनंद जी, ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तुति करने वाली छात्रा सुश्री तान्या हीर जी, कनाडा से प्रस्तुति करने वाली छात्रा सुश्री श्रेयांशी कानूनगो, फेसबुक से जुड़े सभी सम्माननीय दर्शकों को करजोड़ अभिवादन। विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस, हिंदी से प्यार है अमेरिका, आईपी फाउंडेशन भारत तथा कनाडा से हिंदी राइट्स गिल्ड हिंदी से भी संस्थाओं के समन्वित सहयोग से आयोजित इस आभासी कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। हिंदी कहानी साहित्य के पठन के प्रति अभिरुचि की वृद्धि के संदर्भ में आयोजित आज हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य है हिंदी कहानी साहित्य के पठन के प्रति युवाओं की आवाज आ रही है सर? जी 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 आवाज आ रही है, तो हम आरंभ कर सकते हैं। प्रकाश जी हाँ, वो कर दिया है। ओके, अच्छा। आप कंटिन्यू करिए। कहानी हिंदी में गद्य लेखन की एक विधा है। मनुष्य के जन्म के साथ ही साथ कहानी का भी जन्म हुआ और कहानी कहना तथा सुनना मानव का आदिम स्वभाव बन गया। हिंदी कहानी को सर्वश्रेष्ठ रूप देने वाले प्रेमचंद जी ने कहानी की परिभाषा इस प्रकार की है। कहानी वह ध्रुपद की तान है जिसमें गायक महफिल शुरू होते ही अपनी संपूर्ण प्रतिभा दिखा देता है। एक क्षण में चित्त को इतने माधुर्य से परिपूर्ण कर देता है जितना रात भर गाना सुनने से भी नहीं हो सकता। कहानी का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान होता है। अतः हिंदी की कहानियों में व्यक्ति और समाज का मार्गदर्शन करने वाले तत्व समाहित होते हैं। आज हम इस कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं विश्व हिंदी सचिवालय की महासचिव डॉक्टर माधुरी रामधारी जी के स्वागत भाषण से। डॉक्टर माधुरी रामधारी जी मॉरिशस विश्वविद्यालय और महात्मा गांधी संस्थान मॉरिशस में प्राध्यापिका एवं सृजनात्मक एवं प्रकाशन प्रभाग की अध्यक्षा भी रह चुकी हैं। महासचिव बनने से पहले आपने 6 वर्ष उप महासचिव की भूमिका में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर विश्व हिंदी सचिवालय को अधिक सक्रिय संस्था बनाया। स्वागत भाषण के लिए आप सादर आमंत्रित हैं डॉक्टर माधुरी रामधारी जी। बहुत धन्यवाद प्रकाश। अध्यक्ष महोदया, कवयित्री, कहानीकार, लेखक एवं संपादक डॉक्टर उषा दीक्षित जी, हिंदी से प्यार है के संस्थापक श्री अनूप भार्गव जी, आईपी फाउंडेशन की अध्यक्षा डॉक्टर स्मिता मिश्र जी, हिंदी राइटर्स गिल्ड कनाडा की अध्यक्षा डॉक्टर शैलजा सक्सेना जी, आज के आभासी कार्यक्रम के युवा प्रतिभागी इंग्लैंड से कुमारी पावनी आनंद जी, ऑस्ट्रेलिया से सुश्री तान्या हीर जी और कनाडा से कुमारी श्रेयांशी कानूनगो जी, मंच संचालन कर रहे विश्व हिंदी सचिवालय के वरिष्ठ सहायक संपादक श्री प्रकाशवीर जी, अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम का महत्व पुष्ट करने वाले सभी आदरणीय अतिथिगण, फेसबुक से जुड़े हिंदी साहित्य प्रेमियों
आप सबको सादर सप्रेम अभिवादन। विश्व हिंदी सचिवालय ने हिंदी साहित्य के पठन के प्रति अभिरुचि की वृद्धि करने के उद्देश्य से आभासी मंच पर मासिक कार्यक्रम का आयोजन करने की योजना बनाई है। हिंदी साहित्य अनेक रूपों में विकसित हुआ है, जिनमें कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, संस्मरण, रेखाचित्र, आत्मकथा आदि उल्लेखनीय है। आज का वर्चुअल कार्यक्रम हिंदी साहित्य की एक विशिष्ट विधा कहानी साहित्य के पठन से संबंधित है। मॉरिशस में शिक्षा, तृतीयक शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय और भारतीय उच्चायोग मॉरिशस के तत्वावधान में और अमेरिका के हिंदी से प्यार है, भारत के आईपी फाउंडेशन और कनाडा के हिंदी राइटर्स गिल्ड के सहयोग से विश्व हिंदी सचिवालय ने आज के आभासी कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें आप सबका वंदन है, अभिनंदन है। भारत से डॉक्टर उषा दीक्षित जी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करना सहर्ष स्वीकार किया है। आप हिंदी रचनाकार हैं और आपकी हिंदी कहानियां अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं एवं आपके द्वारा संपादित त्रैमासिक पत्रिका समर्पण में छपती रहती है। कहानी की संरचना कैसे होती है, किन पारिवारिक, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों से कहानी संबंधित होती है, कहानी की विषय वस्तु में कैसे परिवर्तन होते हैं और हिंदी कहानी साहित्य की कौन सी शिल्पगत विशेषताएं होती हैं, इन सब पर डॉक्टर उषा शर्मा दीक्षित जी अपने विचार व्यक्त करेंगी, जिससे कि हिंदी कहानी साहित्य की दशा और दिशा दोनों ही स्पष्ट हो जाए। अध्यक्ष महोदया डॉक्टर उषा दीक्षित जी का मैं इस मंच पर हृदय से स्वागत करती हूँ। हिंदी से प्यार है के संस्थापक श्री अनूप भार्गव जी, आयोजनकर्ता और तकनीकी सहयोगी दोनों ही रूपों में विश्व हिंदी सचिवालय के सभी वर्चुअल कार्यक्रमों में साथ दे रहे हैं। हिंदी के प्रसिद्ध और सच्चे प्रेमी श्री अनूप भार्गव जी का मैं स्वागत करती हूँ। हिंदी साहित्य की एक श्रेष्ठ और लोकप्रिय विधा है कहानी, जिसकी लगभग 100 वर्षों की सुंदर विकास यात्रा रही है। शिक्षा और साहित्य के प्रसार के साथ ही कहानी विधा का विकास हुआ। हिंदी कहानी साहित्य का महत्व क्या है और हिंदी कहानी साहित्य को पढ़ना और समझना युवा वर्ग के लिए क्यों उचित और लाभप्रद है, विषय प्रवर्तन में डॉक्टर स्मिता मिश्र जी और समापन अभ्युक्ति में डॉक्टर शैलजा सक्सेना जी इन पर प्रकाश डालेंगी। आईपी फाउंडेशन भारत की अध्यक्षा डॉक्टर स्मिता मिश्र जी और हिंदी राइटर्स गिल्ड कनाडा की अध्यक्षा डॉक्टर शैलजा सक्सेना जी का मैं स्वागत करती हूँ। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि इस कार्यक्रम के युवा प्रतिभागी कुमारी पावनी आनंद, जो 12 साल से लंदन में हैं और लॉ का अध्ययन कर रही हैं, वह हिंदी कहानीकार अमृता प्रीतम की कहानियों को पढ़ती रहती हैं। ऑस्ट्रेलिया में तानिया हीर NDIS डिपार्टमेंट में एलोकेशंस कोऑर्डिनेटर हैं और हिंदी कहानी पढ़ना और लिखना दोनों के प्रति उनकी रुचि है। कनाडा से श्रेयांसी कानूनगो की रुचि विशेष रूप से नाटक और रंगमंच में है, परंतु हिंदी नाटकों
कि अपनी समझ को बढ़ाने के लिए वह हिंदी कहानी भी पढ़ती हैं। इससे स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र या कार्य क्षेत्र भले ही भिन्न हो, फिर भी हिंदी कहानी साहित्य से युवा पीढ़ी जुड़ी हुई है। यह गर्व का विषय है। मैं आशा करती हूँ कि हिंदी कहानी साहित्य का रसास्वादन करने की युवाओं की प्रवृत्ति बढ़ती जाए, प्रबलतम हो जाए। इसी आशा के साथ आप सबका कार्यक्रम में दिल से स्वागत है। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। विश्व हिंदी सचिवालय की महासचिव डॉक्टर माधुरी रामधारी जी को उनके इस प्रेरणादायक संदेश के लिए हार्दिक धन्यवाद। आज के कार्यक्रम का विषय परिवर्तन डॉक्टर स्मिता मिश्र जी के वक्तव्य के साथ किया जा रहा है। आप आईपी फाउंडेशन की अध्यक्षा हैं। आपने हिंदी का संकलन एहसास की रचना की। आपने रचना संसार पत्रिका की शुरुआत की। आपका स्त्री उपन्यास प्रकाशनाधीन है। आपने पृथ्वी सेवा संस्थान की स्थापना की, जो गरीब लड़कियों की सामूहिक शादी कराना, गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाना व असहाय लोगों की सहायता करना आदि कार्य संपन्न करता है। आप महिलाओं पर घरेलू अत्याचार को रोकने के लिए आवाज उठाती रही हैं। आपने प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में भी अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। आपको विश्व हिंदी संस्थान कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2018 में साहित्य रत्न सम्मान, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो से हिंदी साहित्य के लिए सम्मान, आईपी फाउंडेशन के गौरव सम्मान, लिटिल स्टार सोसाइटी से काव्य पाठ के लिए सम्मान से सम्मानित किया गया है। हिंदी के प्रति आपके समर्पण तथा सेवा भाव के प्रति नमन। आइए सुनते हैं भारत से डॉक्टर स्मिता मिश्र जी को, जो कि आईपी फाउंडेशन की अध्यक्षा भी हैं। आपका स्वागत है डॉक्टर स्मिता मिश्र जी। स्मिता जी, आप म्यूट पर हैं। आप विश्व हिंदी सचिवालय के तत्वाधान में आयोजित आभासीय कार्यक्रम के लिए विश्व हिंदी सचिवालय की महासचिव माधुरी रामधारी जी का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ और कार्यक्रम को सुशोभित करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं श्रीमान अनूप भार्गव। स्मिता जी, आप फिर से म्यूट हो गई हैं। और कार्यक्रम को सुशोभित करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं श्रीमान अनूप भार्गव जी, अध्यक्ष हिंदी से प्यार है अमेरिका से, डॉक्टर शैलजा सक्सेना, अध्यक्ष राइटर गिल्ड कनाडा से, श्री प्रकाश वीर, वरिष्ठ सहायक संपादक विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस से, और कार्यक्रम अध्यक्षा डॉक्टर उषा दीक्षित जी भारत से। आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। इसके साथ ही विभिन्न देशों से सम्मिलित युवाओं का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। इंग्लैंड से पावनी आनंद, ऑस्ट्रेलिया से तान्या हीर, कनाडा से श्रेयांशी कानूनगो। आज की चर्चा का विषय है हिंदी कहानी साहित्य के पठन के प्रति अभिरुचि में वृद्धि। पठन के इस संदर्भ में मेरा ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि कहानी अनंत काल से गद्य साहित्य की सबसे अधिक पसंदीदा विधा रही है। कृष्ण की लीला की कहानी हो या राम के प्रताप की महिमा, सब हमने कहानी के रूप में ही तो प्राप्त की है। बहुत पुराने वक्त से कहानी कही और सुनी जा रही है। छत्रपति शिवाजी की माता ने भी तो उन्हें कहानियां सुनाकर ही छत्रपति बना दिया था। कहानी के एक माध्यम है जो पढ़ने वाले का संपूर्ण जीवन को बदल सकती है। कहानी साहित्यकारों का सशक्त हथियार है
सौदागरों और राहगीरों के माध्यम से कहानियां समस्त संसार में घूमती रही हैं। भारत में अपना परचम लहराने वाले क्रूर अशोक उपागुप्ता के उपदेशों से अहिंसा के पथ का अनुसरण करने लगे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में तत्कालीन साहित्य की भी अहम भूमिका रही। अपनी कहानियों से अंग्रेजों द्वारा किए जाने वाले हर प्रहार पर वार करता था साहित्यकार करतार सिंह सराबा के लेखन में हजारों भारत के लाल अपनी माटी के लिए निछावर होने को तैयार हुए थे। कहानी की साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कहानी युवा पीढ़ी को धर्म, नीति, व्यवहार, न्याय, तर्क, विवेक, संकल्प और कल्पना शक्ति सिखाती है। वह उन्हें कब और कैसे निर्णय लेना है, व्यवहार करना है, सब ज्ञान देती है। भारतीय साहित्य में बहुत से साहित्यकारों की लेखनी का पुण्य प्रताप परिलक्षित होता है। सबकी तो चर्चा करना संभव नहीं है, लेकिन युवावस्था में जिन कहानियों ने हमारे अंतर मन को झकझोर कर रख दिया था, उन्हीं में से एक कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। उसने कहा था, गुलेरी जी की लेखन शैली वार्तालाप की शैली है, जहां वे किस्सा बयानी के लहजे में सीधे पाठक से मुखातिब होते हैं। उसने कहा था, कहानी की भाषा भी एकदम सीधी और सपाट है। ये कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में लिखी एक मार्मिक कहानी है। ये कहानी अधूरे प्रेम और त्याग को बयान करती है। कहानी का मुख्य पात्र प्यार की खातिर अपनी जान की परवाह नहीं करता। वह बरसों बाद अपनी प्रेमिका से मिलता है। वो अब किसी और की ब्याहता है। वह अपने पुत्र और पति की रक्षा का वचन लेती है। लैला सिंह अपने वचन के खातिर अपनी जान पर खेल कर उसकी रक्षा करता है। इसी प्रकार सुदर्शन जी की कहानी हार की जीत भी पाठक के अंतर मन पर गहरी छाप छोड़ती है। इस कहानी में बाबा भारती जैसे नेक इंसान की सच्चाई जानने को मिलती है। बाबा भारती और उसके घोड़े के प्रेम को देखकर इंसान और जानवर के बीच के प्रेम का भान होता है। इस कहानी में एक तरफ खड्ग सिंह डाकू जो किसी भी कीमत पर घोड़े को हड़प लेना चाहता है, वहीं दूसरी तरफ बाबा भारती जो अंत तक मानवता का दामन थामे रहते हैं। सुदर्शन जी की कहानियों का मुख्य लक्ष्य ही समाज व राष्ट्र को स्वच्छ व सुदृढ़ बनाना रहा है। चीफ की दावत, भीष्म साहनी जी की एक अद्भुत कहानी। साहनी जी की कहानी चीफ की दावत का मुख्य पात्र श्यामनाथ अपने चीफ को दावत पर बुलाता है। साहनी जी ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है, घर के सभी पुराने बेकार सामान को अलमारी के पीछे और पलंग के नीचे छुपाया जा चुका था। फिक्र थी तो बस अम्मा की। कहानी का हर वाक्य बहुत ही सटीक ढंग से लिखा गया है। कहानी पाठक को अंत तक बांधे रहती है। हर पल उत्सुकता बढ़ती जाती है। साहनी जी ने इस कहानी में मध्यम वर्गीय समाज के खोखले और दिखावटीपन को बारीकी से दिखाया है। साहनी जी ने श्यामनाथ के माध्यम से शिक्षित युवा पीढ़ी पर करारा व्यंग कसा। आज शिक्षित युवा माता पिता को बोझ समझता है। वह सुख सुविधा के लिए माता पिता को छोड़ देते हैं। अपने बच्चों को काबिल बनाने के लिए माता पिता अपना सर्वस्व समर्पित कर देते हैं, लेकिन बूढ़े माँ बाप उन्हें बोझ और उनका त्याग बलिदान उनका कर्तव्य लगता है। ये वो महत्वपूर्ण कहानियां हैं जिन्हें आप सबने भी अवश्य पढ़ा होगा। हो सकता है कुछ को आप भूल गए हों, लेकिन कुछ कहानियां अब भी आपके मन मस्तिष्क पर अंकित होंगी। ये कहानियां केवल कल्पना की उड़ान नहीं है, ये मानव जीवन के स्वाभाविक प्रवृत्तियों का गंभीर और रोचक वर्णन है। ये कहानियां मनोरंजन के साथ ही हमारी कल्पना शक्ति के विकास और चरित्र निर्माण में बहुत योगदान देती हैं। कहानियां पढ़ने सुनने से शब्दों और मुहावरों का ज्ञान बढ़ता है। कहानी पाठन से युवा पीढ़ी अपने भावों एवं विचारों को प्रभावपूर्ण ढंग से व्यक्त करना सीख जाती है। अंत में आज के युवाओं से बस यही कहना चाहूंगी, आप सभी अलग अलग साहित्यकारों की रचनाओं को खूब पढ़िए। ये आपके जीवन का मार्ग प्रशस्त करेंगी। धन्यवाद। आपकी इन सुंदर शब्दों के लिए हम आपके आभारी हैं महोदया। धन्यवाद। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हम जितना पढ़ते हैं हमारा जीवन उतना ही संवरता है और पढ़ने लिखने की इच्छा का बीजारोपण होता है छात्र जीवन से ही। आइए आज के कार्यक्रम की पहली छात्र प्रस्तुतिकर्ता को सुनते हैं।
पहली छात्र प्रस्तुति करता है इंग्लैंड से सुश्री पावनी आनंद जी। आप लॉ की डिग्री के लिए अध्ययन कर रही हैं। आप हमारे साथ हिंदी कहानी साहित्य के पठन से संबंधित कुछ अनुभूतियां साझा करेंगी। आपका स्वागत है सुश्री पावनी आनंद जी। धन्यवाद। इस सभा में उपस्थित सभी आदरणीय मेहमानों को मेरा सादर नमस्कार। मेरा नाम पावनी आनंद है। मेरा जन्म भारत में दिल्ली में हुआ था, पर 8 साल की उम्र से मैं लंदन में रह रही हूँ। मेरी सारी शिक्षा लंदन में ही हुई है। मेरे माता पिता घर में केवल हिंदी में बोलते थे, जो मुझे हिंदी बोलने सीखने में मदद करता था। जब कभी हम दिल्ली छुट्टियों पर जाते थे, तो वहाँ दादी नानी की एक ही फरमाइश होती थी कि हमसे हिंदी में बात करो। मैं तुरंत समझ गई कि मुझे हिंदी पढ़नी और समझनी भी सीखनी होगी। मुझे और मेरे छोटे भाई को हिंदी गाने सुनने का भी बहुत शौक है। मुझे अपने खाली समय में किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, क्योंकि मैं विश्वविद्यालय में कानून पढ़ रही हूँ, तो पढ़ना मेरी एक खास पसंद है। मैंने अंग्रेजी और हिंदी दोनों में नारीवाद जैसे मुद्दे पर कई किताबें पढ़ी हैं, जैसे वुमेन डोंट ओwe यू पिटी और नारीवाद। मैंने सामाजिक न्याय के विषयों पर पढ़ने में रुचि रखती हूँ, क्योंकि ये मेरी कोर्स से संबंधित होता है और मुख्यतः अल्पसंख्यकों और महिलाओं पर किए गए उत्पीड़न को समझने में मदद करता है। मैं दोनों संस्कृतियों पर अपने ज्ञान को विस्तृत करने के लिए दोनों भाषाओं में किताबें पढ़ती हूँ। मैंने अमिता प्रीतम की पिंजर किताब को आज के विषय के लिए चुना, क्योंकि ये किताब पार्टीशन के समय की है। मुझे ये बहुत दिलचस्प लगता है, क्योंकि मेरी परदादी माँ मुझे कहानियां सुनाया करती थी कि वे कैसे पाकिस्तान से अपने छोटे से बेटे यानी कि मेरे दादाजी और परिवार के साथ भारत आए थी। मुझे पार्टीशन के बारे में और जानना था, और क्योंकि इंग्लैंड में हमें भारतीय इतिहास के बारे में सिखाया नहीं जाता, इसलिए मैंने अपने अध्ययन को अपने हाथों में लेने का फैसला किया। ये किताब मुझे धर्मों के बीच विभाजन, महिलाओं पर अत्याचार और तब की उत्पीड़न की संस्कृति को समझने में मदद की। अमृता प्रीतम एक भारतीय लेखिका और कवि थीं, जिन्हें पंजाबी साहित्य में अग्रणी आवाजों में से एक माना जाता है। वह 31 अगस्त 1919 को पंजाब के गुजरानवाले में जन्मी थी, जो अब पाकिस्तान में पाकिस्तान में है। प्रीतम का परिवार भारत के विभाजन के दौरान भारत आ गया था, जिसने उनकी लेखनी पर गहरा प्रभाव डाला। प्रीतम का साहित्य करियर 1930 के दशक में शुरू हुआ, और वह प्रेम, हानि और मानवीय स्थिति जैसे विषयों पर विस्तृत रूप से लिखती थी। वह पार्टीशन के बाद लिखे गए एक कविता आज आका वारिस शानू टुडे आई इनवॉक्स वारिस शाह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थी, जो पार्टीशन के दुख और तकलीफ को व्यक्त करती थी। प्रीतम की और उल्लेखनीय रचनाएं पिंजर, रसीदी टिकट और अग्नि परीक्षा शामिल हैं। वह पंजाबी, हिंदी और उर्दू में लिखती थी, और उनकी रचनाओं को कई भाषाओं में अनुवादित किया गया है। प्रीतम एक पत्रकार भी थी, और उनकी सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर लेख व्यापक रूप से पढ़े जाते थे। अपनी जिंदगी भर पीड़ित महिलाओं को अधिकारों और समानता के लिए एक तीव्र प्रबंधक रही। वह भारत में पहली महिलाओं में से एक थी, जो खुलेआम प्यार, इच्छा और यौनता से अपनी व्यक्तिगत अनुभवन के बारे में स्वयं को स्पष्ट रूप से स्वीकार करने और लिखने के बारे में लिखती रही। उनकी लेखन कभी भी तंत्र और उत्तेजक थी, जो पारंपरिक सामाजिक नियमों को चुनौती देती थी। पिंजर एक शक्तिशाली कहानी है, जिसे मशहूर पंजाबी लेखक अमिता प्रीतम ने लिखा है। इस पुस्तक में भारत के पार्टीशन के समय व्यापक रूप से उपस्थित अस्तित्व, जेंडर, सांप्रदायिक टेंशन और विस्थापन जैसे विषयों पर विस्तार से विवेचित किया गया है। कहानी एक युवा लड़की पूर्व के चारों तरफ हुए दंगों में एक मुस्लिम आदमी द्वारा अपहरण की जाती है, और बाद में उसके परिवार द्वारा बचाया जाता है। पुस्तक में पूर्व के संघर्षों का वर्णन किया गया है,
जो अपने मुस्लिम अपहरण करते और अपने हिंदू परिवार के बीच फंस जाती है। साथ ही सामने लोगों के जीवन पर विभाजन के प्रभाव को भी दर्शाती है। पिंजर में खोजे गए मुख्य विषयों में से एक विषय पहचान का है। पुस्तक में ये विचार उजागर किया गया है कि पहचान निर्धारित नहीं होती और फ्लूइड जो बदलती है हो सकती है। जैसे कि पूर्व के अनुभवों के माध्यम से देखा गया है, पूर्व को उसके अपहरण के बाद एक मुस्लिम महिला के रूप में नई पहचान अपनाने के लिए मजबूर किया जाता है और यह अनुभव उसके समझाने और समाज में अपनी जगह की समझ को मूल रूप से बदलता है। पिंजर एक और महत्वपूर्ण विषय सांप्रदायिक टेंशन है। उपन्यास में भारत के विभाजन के दौरान हिंदुओं और मुसलमानों के बीच मौजूद बुर्बुर हिंसा और गहरी द्वेष भावना को दर्शाता है और इस संघर्ष के असर को साधारण लोगों पर कितना भयानक था उसके वर्णन किया गया है। पिंजर में एक और प्रमुख विषय बेबसी है जो अध्ययन किया गया है। उपन्यास दिखाता है कि विभाजन ने लाखों लोगों के बेबसी लाई थी और इससे होने वाले अति विशाल मानवीय पीड़ा को दर्शाता है, जहां व्यक्ति अपने घरों और समुदायों को छोड़कर नए स्थानों में अनुकूल बनाने के लिए मजबूर होता है। मुझे उनके एक उदाहरण में एक बहुत दिलचस्प तरीके से नारीवाद को समझाने का मिला। बहुत सी कहानियां हैं जो कागज पर नहीं है, वे महिलाओं के शरीर और मन में लिखी हुई हैं। अमिता प्रीतम। अंतिम अवलोकन में पिंजर एक शक्तिशाली उपन्यास है जो हमारे समय के कुछ सबसे गहन और जटिल मुद्दों को अध्ययन करता है। अमिता प्रीतम द्वारा विभाजन के दौरान आम लोगों के अनुभवों को दर्शाकर उन्होंने हमारी जीवन को आकार देने वाले सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक बलों पर एक नई और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण प्रदान किया है। उपन्यास उन व्यक्तियों और समुदायों पर बात करता है जो भेदभाव, बेबसी और हिंसा के प्रभावों से गुजरते हैं। धन्यवाद। इंग्लैंड से इस कार्यक्रम में भाग लेने वाली छात्रा सुश्री पावनी आनंद जी को पिंजर कहानी के संक्षिप्त जानकारी देने के लिए धन्यवाद। कहानी साहित्य हमारी कल्पना के परों को खोल हमें ओढ़ने के लिए प्रेरित करती है। वह हमारा मनोरंजन भी करती है और हमारा मार्गदर्शन भी करती हैं। अब हमें हिंदी कहानी साहित्य में अपनी रुचि के विषय में बताने आ रही हैं ऑस्ट्रेलिया से सुश्री तान्या हीर जी। सुश्री तान्या हीर जी, आपका स्वागत है। हेलो, नमस्कार। तो मेरा नाम तान्या हीर है और आपको सबको कुछ बताना चाहूंगी अपने बारे में। तो मेरा जन्म इंडिया में हुआ था, पंजाब में, हुशियारपुर में, और मैं यहाँ अपने परिवार के साथ आई थी जब मैं 8 साल की थी। तो जब मैं बहुत छोटी थी तो स्कूल में हिंदी पढ़ी थी और कहानियां भी बहुत सुनी थी स्कूल में। तो कई कहानियां साथ रह जाती हैं, जैसे कि मुझे बहुत सारी कहानियां याद है जो स्कूल में पढ़ी थी। तो उसकी वजह से जब मैं यहाँ आई तो यहाँ पे तो हिंदी का सब्जेक्ट तो नहीं था, तो घर पे मम्मी के साथ कहानियां पढ़ना या खुद गूगल पे जाके कहानियां पढ़ना और बुक्स खरीदना हिंदी में, उसमें मेरा बहुत शौक रहा है। बहुत सारे रीजंस हैं इसके लिए, पर इंडिया से जुड़े रहना मेरे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि मैं वहां से ही आई हूँ। अगर आप कहीं और चले जाते हैं तो आप जहाँ से आप आए वो नहीं भूल सकते, क्योंकि आप बस नहीं भूल सकते। तो आज मैं अपने प्रिय लेखक चंद्रधर शर्मा कुलेरी जी के बारे में
थोड़ा बताऊंगी पहले, फिर आपको उनकी एक कहानी भी सुनाऊंगी। तो उनके बारे में थोड़ा बताने के लिए, उनका जन्म 1883 में जयपुर में हुआ था। उनकी माँ का नाम लक्ष्मी देवी था और उनके पिता का नाम शिवराम शास्त्री था, और वो वहाँ के राजा के ज्योतिषी थे, जो कि एक बहुत बड़ी बात थी। और उनका जो नाम है गुलेरी, वो हिमाचल प्रदेश से आता है, क्योंकि वहां पर गांव है, जगह का नाम है गुलेर। तो वहाँ वो अपने नाम के पीछे गुलेरी इस्तेमाल करते थे। तो चंद्रधर शर्मा जी ने अपनी पढ़ाई घर से की थी, और उसके बाद उन्होंने अपनी बीए पास की थी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। तो उसके बाद उन्होंने अपनी एमए भी की थी। तो उन्होंने जीवन में बहुत ही कहानी थी, पर उनकी सबसे ज्यादा मशहूर कहानी है, उनकी सबसे ज्यादा मशहूर कहानी रही है उसने कहा था। ऐसी कहानी है जो एक जो फौजी के बारे में है, जो उनका नाम था लहना। तो उन में है और उनके प्रेम के बारे में है। बट ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, इसमें इसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की लड़ाई भी दिखाई गई है। इस कहानी में जैसे उन्होंने दिखाया है, जैसे डिस्क्राइब किया है, आपको ऐसे लगता है कि आप कहानी के अंदर हैं। जैसे उन्होंने लैंग्वेज यूज की है, जैसे उन्होंने हिंदी यूज किया, उसमें डिस्क्राइब किया, एटमॉस्फेयर को डिस्क्राइब किया है, आपको ऐसे लगता है कि आप भी स्टोरी में हो। तो ये स्टोरी कुछ ऐसी है कि लैना सिंह एक बार एक दुकान पे होता है, जहाँ पे वो मिलता है एक लड़की से। तो वो लड़की से एक महीने के लिए कभी कभी मिल लेता है दुकान पे। तो वो उससे पूछता है उसकी शादी के बारे में, कुड़माई के बारे में, सॉरी। तो वो लड़की हमेशा उस बात को ठुकरा देती है, पर एक दिन वो लड़की बता देती है कि उसकी कुड़माई हो गई है। तो उसकी वजह से जो लहना सिंह होता है, वो घर जाने वक्त बहुत ही डिस्ट्रप्शन क्रिएट करता है। तो उसके बाद वो मतलब अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाता है, और बढ़ते बढ़ते भूल भी जाता है कि ये लड़की भी है और या थी। तो वो अपने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शामिल हो जाता है, और वहां पे बहुत ही ज्यादा बहादुरी दिखाता है। जैसे हमको पता है कि फौजी बहुत बहादुर होते हैं, पर जैसे लहना सिंह का एटीट्यूड था वो लड़ाई में, वो बहुत बहुत ही ज्यादा बहादुरी दिखाई थी कि जब कुछ चोट भी लग गई तो किसी के सामने ज्यादा नहीं दिखाते थे कि उनको दर्द भी हुआ है या कुछ तकलीफ है। तो ये कहानी में बहुत दिखाया गया है कि उनकी बहादुरी दिखाई गई है, और आपको पता चलेगा कि अंत में जो होता है उसमें ही कितनी बहादुरी है। तो लहना सिंह जी जब वापस आते हैं तो उनको एक चिट्ठी आती है। तो वो चिट्ठी आती है सूबेदार से। तो वो चिट्ठी में जो सूबेदार जी होते हैं, वो कहते हैं कि जो सूबेदारनी जी हैं, वो आपको जानती हैं। तो ये बहुत साल हो गए हैं, ये अब 25 साल के हो गए लहना सिंह जी। तो जो लड़की जो मिली थी वो सिर्फ 12 साल के थे तब। तो वो जब उनसे फिर से मिलते हैं, सूबेदारनी, जो अंत में हमको पता चलता है वो सेम लड़की है जो उनको वो दुकान पे मिली थी, जिनके साथ उनको प्रेम हुआ था बचपन में। वो उनसे कहती है कि जो आप अगली लड़ाई में जाओगे तो उसमें मेरा बेटा भी शामिल है, और उनके हस्बैंड भी, उनके पति।
तो वो कहती है कि आपने जैसे मेरा ख्याल रखा था, एक बार उस दुकान पे जब वहां पे कुछ हो गया था, एक ठेला आ गया था, तो कोई प्रॉब्लम हो गई थी वो दुकान पे, वैसे ही आप मेरे बेटे का ख्याल रख सकते हो इस जंग में, और मेरे पति का भी। तो जब लड़ाई होती है, जब जंग होती है, तो लहना सिंह अपनी बहादुरी दिखाते हैं और उनका पूरा ख्याल रखते हैं, क्योंकि उसने कहा था। तो हमें मालूम लगता है कि उनका प्यार उनके लिए कितना ज्यादा स्ट्रांग था, कि उन्होंने, क्योंकि उसने कहा था, उन्होंने अपनी जान भी दे दी अपनी प्रेमिका के लिए, जो बचपन में जिससे उनको प्रेम था। तो ये कहानी से हमें पता चलता है कि कई लोग ऐसे किस्म के भी होते हैं जो एक बार ठान ली और एक बार वादा कर लिया, तो वो उस बात को अपने साथ लेकर चलते हैं, और एंड ऑनेस्टी से, और बस ये कहानी थी। मेरी हिंदी सबसे ज्यादा अच्छी तो नहीं है, पर मुझे अच्छा लगता है जब मैं कहानियां पढ़ती हूँ, और मुझे और भी ज्यादा पढ़ना है, और आज मुझे इतना मौका मिला है, तो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। एंड मैं होप करती हूँ कि सबको ये कहानी अच्छी लगी हो। एक और इस कहानी के बारे में मुझे बहुत अच्छी एक चीज लगती है कि ये सिर्फ जो रोमांटिक स्टोरीज पढ़ते हैं, सिर्फ उनके लिए नहीं है, ये कोई भी पढ़ सकता है, क्योंकि अगर आप स्टोरी पढ़ोगे तो उसमें बहुत ही जंग में जो चीजें होती हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से डिटेल में एक्सप्लेन की गई हैं। तो वो सबसे मुझे बात अच्छी लगी। तो आपको अगर वॉर के बारे में, हिस्ट्री के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है, तो आप ये स्टोरी बहुत ही इंजॉय करेंगे। थोड़ी सी दुख वाली स्टोरी है एंड में, पर फिर भी पढ़ने के लिए बहुत ही मजेदार है। तो हाँ जी, शुक्रिया। हेलो। ऑस्ट्रेलिया से सुश्री तान्या हीर जी को हमारे साथ चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी उसने कहा था कि अपने अनुभव साझा करने के लिए धन्यवाद। हिंदी विश्व की सबसे तेजी से विकसित होने वाली भाषा है। हिंदी का प्रौद्योगिकी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने से नए नए क्षितिजों का निर्माण हो रहा है। अगली प्रस्तुति के लिए आ रही हैं कनाडा से सुश्री श्रेयांशी कानूनगो। आप कोथरा पार्क सेकेंडरी स्कूल में 12वीं कक्षा की छात्रा हैं। आप वर्तमान में ड्रामा आर्ट हाई स्कूल में नाटक की भी पढ़ाई कर रही हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में नाटक का भावी अध्ययन करने की आपकी योजना है। आपने कई हिंदी और उर्दू के नाटकों में अभिनय भी किया है। आमंत्रित हैं सुश्री श्रेयांशी कानूनगो जी। नमस्कार, मेरा नाम श्रेयांशी कानूनगो है। 10 साल की उम्र से मैं कनाडा में हूँ। मैं एक हिंदी भाषी हूँ और बचपन से ही मेरा हिंदी से काफी जुड़ाव रहा है। कनाडा में आने के बाद भी हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हिंदी का काफी प्रयोग करते आए हैं, और हिंदी के साथ हमारा ये कनेक्ट बनाए रखने के लिए हिंदी राइटर्स गिल्ड का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हिंदी राइटर्स गिल्ड ईयरली बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित करती है, जैसे मासिक गोष्ठियां और उसके अलावा अनेक कार्यक्रम जिनमें हम बच्चों को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। मैं हिंदी राइटर्स गिल्ड की एक्टिव पार्टिसिपेंट हूँ और उनके अनेक कार्यक्रमों का हिस्सा बनती आई हूँ। जहाँ तक हिंदी लिटरेचर की बात है, तो मुझे हिंदी कविताएं पढ़ना, सुनना और लिखना बेहद पसंद है। मेरी कुछ पसंदीदा कविताएं हैं, जैसे हरिवंश राय बच्चन जी की अग्निपथ, तुम कब तक मुझको रोकोगे, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और महादेवी वर्मा जी की आ गए तुम, और स्त्री मुझे बीइंग अ टीनेजर काफी मोटिवेशनल और इंस्पायरिंग लगती हैं।
और अगर हम हिंदी लेखन की बात करें तो मुझे आज के युग के लेखक, पत्रकार, गीतकार और कथाकार नीलेश मिश्रा जी बेहद पसंद हैं। मैं उनको बचपन से ही सुनती आई हूँ। आप लोग भी उनका रेडियो शो यादों का इडियट बॉक्स या याद शहर की कहानियां जरूर सुनते होंगे। उन्होंने काफी किताबें भी लिखी हैं, जिसमें से स्टोरी वाला उनकी एक किताब है जिसमें उन्होंने रूरल इंडिया की रोजमर्रा की कहानियां दर्शाई हैं। इसमें उन्होंने 20 लघु कहानियां लिखी हैं। वो एक गीतकार भी हैं और उन्होंने हिंदी सिनेमा को काफी गीत दिए हैं, जैसे कि कृष्णा कॉटेज से बेपनाह प्यार और फिल्म बर्फी से मेरा पसंदीदा गाना क्यों ना हम तुम चले टेढ़े मेढ़े से रस्तों पे नंगे पांव रे, और ऐसे कई और गीत। और उनके द्वारा लिखी गई कहानी दिवाली की शाम, उनकी पहली कहानी, मुझे बहुत बेहद पसंद है, क्योंकि वो कहानी हमें अपने रिश्तों से और अपनी जड़ों से जुड़े रखने की इम्पोर्टेंस बताती है। और उस कहानी में हम चाहे हमें बताती है कि हम चाहे किसी भी दुनिया में क्यों ना रहें, हमें अपने त्योहारों पे और अपनी फैमिली इवेंट्स पर घर वापस आना जरूर चाहिए। और कनाडा में मैं एक थिएटर आर्टिस्ट हूँ और पिछले 3 साल से मैं हिंदी थिएटर ग्रुप सावित्री के साथ जुड़ी हुई हूँ और उनके साथ मैंने अनेक लघु नाटक भी किए हैं, जैसे खोसा का घोंसला और भूख, ध्वज और रिसेंटली हैप्पी एनिवर्सरी डार्लिंग। मुझे हिंदी में अपने कैरेक्टर के साथ जुड़ना अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि हिंदी में मैं अपने कैरेक्टर के साथ इमोशनली कनेक्ट कर पाती हूँ और अपने आप को एक्सप्रेस कर पाती हूँ। और मैं अंत में यही कहना चाहूंगी कि मैं हिंदी राइटर्स गिल्ड की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हम बच्चों को ये प्लेटफॉर्म दिया कि हम हिंदी के साथ कनेक्ट कर पाएं और ऐसे ही कार्यक्रमों में भाग लेते रहें। धन्यवाद। कनाडा से सुश्री श्रेयांशी कानूनगो जी को हम सभी से हिंदी कहानी पर अपने विचार साझा करने के लिए धन्यवाद देते हैं। पठन पाठन में कहानियों की विशेषता तथा जीवन में हिंदी कहानी साहित्य की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए अध्यक्षीय भाषण देंगी डॉक्टर उषा दीक्षित जी। आपने लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से प्रथम स्थान व प्रथम श्रेणी के साथ हिंदी में एमए किया है तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से सुमित्रानंदन पंत की भाषा विषय में पीएचडी भी की है। आपने दिल्ली विश्वविद्यालय से इंग्लिश व हिंदी ट्रांसलेशन कोर्स तथा बीएड की परीक्षा भी उत्तीर्ण की है। आपने ऑल इंडिया रेडियो से जुड़कर अनेक वार्ताएं साहित्यिक व सामाजिक विषयों पर दी है। आप वर्तमान में अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाती हैं, जिसमें ऑनलाइन तथा व्यक्तिगत रूप से हिंदी और संस्कृत की कक्षाएं संचालित हैं। आपकी कक्षाओं में एक ग्रुप दूतावासों के अधिकारियों का भी है, जो कि विदेशों से भारत में कार्य करने आते हैं। वे हिंदी सीखकर बहुत प्रसन्न होते हैं और भारत में अपने कार्यालयों के कामकाज में उसका लाभ उठाते हैं। अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए डॉक्टर उषा दीक्षित जी से विनम्र आग्रह करता हूँ। नमस्कार सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। आज का विषय बहुत रेलेवेंट है। हिंदी साहित्य की सभी विधाओं में कहानी सबसे सशक्त विधा है। कहानी के द्वारा बड़ी सहजता से अपने मन के भावों को दूसरों के दिलों में उतारा जा सकता है, उनके नैनों से अश्रुधार तक बहाई जा सकती है। साथ ही इस विधा के द्वारा बड़े से बड़ा संदेश समाज तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। बस उसमें अनिवार्यता यही है कि कहानी में आदि से अंत तक रोचकता बनी रहे, एक शब्द भी अधिक या व्यर्थ न हो। लेखक के हृदय से झरने की बात ही कहानी कल कल करके बहती रहे, वो अपने गंतव्य तक पहुंच जाए, अर्थात श्रोता को पता भी न चल पाए कि कोई नैतिक मूल्य उस तक पहुंचाया जा रहा है
और कहानी का अंत आते आते श्रोता सहज ही उस मूल्य को ग्रहण कर ले। कहानी की परंपरा तो अनादिकाल से चली आ रही है। राजा महाराजाओं के बच्चों को कथा कहानियों के माध्यम से ही शिक्षा दी जाती थी। राम व श्रवण कुमार ऐसी ही शिक्षा की देन है। परंतु दुख की बात यह है कि आज की युवा पीढ़ी हिंदी कहानियों से एकदम विमुख है। मेरे विचार से स्वतंत्रता के 75 साल बाद भी वो मानसिक दासता से ग्रस्त हैं। अंग्रेजी के उपन्यास व कहानियां तो वे खूब पढ़ेंगे, पर हिंदी कहानी पढ़ने में अपनी हेठी समझते हैं। हमें अपनी युवा पीढ़ी को इस स्वर्णिम खजाने की ओर मोड़ना होगा। मुंशी प्रेमचंद्र, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जैनेन्द्र जी, अमृता प्रीतम आदि की कहानियां इतने वर्षों बाद भी हृदय पट पर अमिट रूप से अपनी छाप छोड़ती हैं। मन्नू भंडारी की कहानी कृष्णली का डांट तथा आपका बंटी तो पाठकों को अचंभित कर देती है। यहाँ मैं भी अपनी एक कहानी की चर्चा करना चाहूंगी, जहाँ वृद्धाश्रम में रहने वाली एक 90 वर्षीय माता जी की जिजीविषा का वर्णन है। पूरी कहानी हास्य से गुदगुदाती रहती है, परंतु कहानी की अंतिम पंक्ति माता जी के दिल के दुखों को पाठकों के समक्ष ऐसे परोस देती है कि उनकी आंखें नम हो उठती हैं। अगर मंच की सहमति हो, मैं अपनी कहानी चाबी पढ़ दूं। चाबी कहानी पढ़ती हूँ मैं। 2 वर्ष हो गए मुझे इस आश्रम में आए हुए, पर आज माता जी की कमी बहुत खल रही है। 95 इयर्स की माता जी की क्या जिजीविषा थी, देखते ही बनती थी। हर किसी से पंगा लेना उनकी आदत में शुमार था। कितना भी झगड़ा हो जाए, पर अगले दिन से उनमें वही जोश रहता था। एकदम कृशकाय, झुकी कमर, पोपला मुख, आंखों पर मोटा चश्मा, इस उम्र में भी बाल खिचड़ी से जिसमें काले ही अधिक थे। एक प्लास्टिक की कुर्सी ढकेलती हुई उसके सहारे से चलती थी। सबसे अनोखी बात थी उनके हाथ में रहने वाला एक मैला कुचैला झोला। न जाने उस झोले में वे क्या रखती थी। मुझे देखकर कहती, सुन, बाहर जा रही है, मेरे लिए केले ले आना, डॉक्टर ने खाने के लिए कहा है। फिर अपने झोले में हाथ डालती, पैसे ले ले। मेरे न कहने पर वे दोबारा आग्रह भी न करती। फिर दूसरे दिन किसी दूसरी चीज की फरमाइश करती, मुझे भी अच्छा लगता। माता जी हर नए आने वाले का भली बात इंट्रोडक्शन लेती थी। इधर आप कहाँ से आई है, मेरे पीछे क्यों चल रही है, या मेरे आगे कैसे निकल गई, आदि आदि। सुना है कि उनके पति किसी बड़ी कंपनी में बड़े अफसर थे। उन्हें 65,000 पेंशन महीने में मिलती है। एक बेटा एक बेटी बड़े पद पर कार्यरत थे, वो भी बड़ी कंपनी में बड़े पद पर थे, पर माता जी को वे अपने घर में रखने में समर्थ नहीं थे। उनके अनुसार वो नौकरों को बहुत डांटती थी। जब भी माता जी बीमार होती तो उनके बेटे को फोन किया जाता, वो यही कह देता, अस्पताल में भर्ती करा दो, खर्चा मैं दे दूंगा। एक बार माता जी अपनी बहू को मुझसे मिलाने लाई, जो किसी शादी में शामिल होने आई थी। माता जी तो माता जी थी, उनका दिल पत्थर तो था नहीं, इंसान का था। मुझसे पूछने लगी, तूने मेरी बहू से पूछा कि जब मैं बीमार थी तो वो क्यों नहीं आई? इतना दर्द छिपाया आश्रम में घूमती, लड़ती झगड़ती रहती। शायद अपनी मन की पीड़ा छुपाने का यही एक उपाय था उनके पास। आश्रम में जब भी कोई कार्यक्रम होता तो बिना कहे जबरदस्ती माता जी टप्पे गीत खूब जोर की आवाज में गाने लगती, नृत्य भी करती। पर कमरे की चाबी एक मैले रुमाल में बांधे मैले झोले में रखे रहती थी। हजार लोग हजार बातें करते थे। कोई कहता माता जी उसमें पान मसाले की पुड़िया रखती है, कोई कहता अखबार रखती है, पर झोले का रहस्य केवल माता जी को ही पता था। एक बार माता जी बहुत बीमार पड़ गई। उनके बेटे को खबर की गई। सुबह से आश्रम के अधिकारी माता जी के बहू बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे, किसी तरह वे आ जाएं और आश्रम वाले माता जी से छुट्टी पा सके। शाम 7 बजे माता जी की सजी धजी बहू बड़ी सी कार में आई। वो किसी भी हाल में माता जी को नहीं ले जाना चाहती थी, और माता जी भी जाना नहीं चाहती थी। आश्रम वाले माता जी से पीछा छुड़वाना चाहते थे। अंत में माता जी को व्हील चेयर से लाकर गाड़ी में बिठा ही दिया गया। हम सब आए उन्हें विदा करने। मुझसे खूब गले मिली, आशीषों से दामन भर दिया। फिर बात आई चाबी देने की। अभी भी माता जी चाबी वाला झोला अपने सीने से चिपकाए थी। माता जी से चाबी मांगी जा रही थी, पर वे समझ कर भी ना समझ बनी रही। सबसे कहती, जाओ देखो ताला ठीक से बंद है, खींच कर देखना। तब बहू ने बेटे से फोन पर बात कराई। बेटे ने कहा चाबी दे दो। तब जितने दुख से झोले के हैंडल में बंधे गंदे रुमाल में से चाबी खोलकर आश्रम के अधिकारियों को पकड़ाई, वो दृश्य तथा माता जी की व्यवस्था भुलाए नहीं भूलती।
माता जी तो अब गई थी कभी ना आने के लिए। आश्रम की दरों दीवार उदास थी, हम सब भी उदास थे, पर माता जी तो चली गई। उन्हें गए बहुत दिन हो गए, पर उनके घर से न तो कभी किसी का फोन आया, ना ही वो लौटी। एक दिन हम सब ने उनके घर फोन किया तो नौकरों से पता चला कि माता जी तो यहाँ आने के दूसरे दिन ही चल बसी थी। उनके होठों पर आखिरी शब्द थे, मेरी चाबी। तो ये कहानी यहाँ पर खत्म होती है। यहीं से मैं पुनः विषय पर आती हूँ, तो यही पाती हूँ कि हिंदी कहानी लेखकों की कहानियों में नैतिक मूल्यों के हिसाब से जो ये कहानियां हैं वे किसी महाभारत या रामचरितमानस से कम नहीं है। युवा वर्ग हिंदी कथा साहित्य में क्यों रुचि नहीं लेता, इसका कारण खोजना होगा। हमें गहराई में जाकर उनकी रुचि जागृत करनी होगी। बचपन से ही उन्हें हिंदी कहानियों की पुस्तकें पढ़ने को देनी चाहिए। ग्रीष्मावकाश में पुस्तकालयों का सदस्य बना देना चाहिए ताकि वे हिंदी कहानियां पढ़ सके। आज के परिवेश में युवा वर्ग ये सोचता है कि इसमें उनके भविष्य की संभावनाएं नहीं है, पर अब ऐसा नहीं है। हिंदी एफएम, पॉकेट एफएम, रेडियो मिर्ची, प्रतिलिपि आदि हिंदी कहानियों के लिए अच्छे धरातल हैं। नीलेश मिश्रा भी यंग लेखकों के लिए अच्छे अवसर प्रदान कर रहे हैं। इसलिए गर्व से कहो कि हम हिंदी में रुचि रखते हैं। अब निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इस सब के अलावा कहानियां अब भी अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। पूजा पाठ में होली, दीपावली, करवा चौथ जैसे त्योहारों पर कथाएं कही जाती हैं जो घर के सभी सदस्य साथ बैठकर सुनते हैं, और ये कहानियां एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित होती चली जाती हैं। अंत में मैं यही कहूंगी कि कहानी एक विधा ही नहीं है, अपितु एक समृद्ध ज्ञान कोश है, क्योंकि इसमें लेखक सिर्फ समस्याएं ही नहीं बताते, उसका समाधान भी बताते हैं, जिससे हमारे युवा लाभान्वित होंगे। उन्हें हमारे इस साहित्य को पढ़कर उनका उच्चतर मानसिक विकास होगा और वो अधिक संतुलित जीवन जीने में समर्थ होंगे। इसी आशा के साथ अपनी बात समाप्त करती हूँ कि हिंदी कहानी का भविष्य उज्जवल है और युवा पीढ़ी के आगे आने से और उज्जवल होगा। अभी मैंने तान्या हीर, पावनी आनंद और सुश्री श्रेयांशी कानूनगो की बातें सुनी। तो पहले मैं तान्या हीर की बात करती हूँ। ऑस्ट्रेलिया में जन्मी तान्या हीर जी के हिंदी प्रेम के बारे में पता चला उनकी बातों से। उनके परिवारिक जनों ने उन्हें बराबर ऐसा वातावरण दिया कि हिंदी के प्रति उनका प्रेम बढ़ता गया। उनके मॉडलिंग व अभिनय में रुचि है, ये जानकर अच्छा लगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी उसने कहा था एक प्रेम की अमर कथा है, उस पर तान्या हीर जी ने व्यापक प्रकाश डाला है। ये जानकारी भी मिली कि श्री गुलेरी जी के जन्म स्थान का नाम गुलेर था, इस कारण वे अपने नाम के साथ गुलेरी लगाते थे। फिर उसने कहा था कि अतिरिक्त गुलेरी जी ने अंग्रेजी में भी ग्रंथ लिखा था, ये बहुत कम लोगों को ही पता है। प्रेम, कर्तव्य व बलिदान की अमर कथा उसने कहा था के बारे में तान्या हीर जी ने विवेचना की है, जो बहुत मूल्यवान। अब हम पावनी आनंद जी पर आते हैं। पावनी आनंद जी ने बड़े अच्छी तरह से अपने विचार व्यक्त किए हैं। उन्होंने अमृता प्रीतम की प्रसिद्ध कथा पिंजर को लिया है और उस पर विस्तृत प्रकाश डाला है। पावनी जी की परिस्थितियों, उनकी शिक्षा दीक्षा तथा उनकी हिंदी भाषा के प्रति प्रेम व लगन के बारे में भी उषा जी फ्रीज हो गई हाँ, हैं। एक मिनट लाइट चली गई। जी जी एक जी। मिनट। लाइट चली गई। जी जी जी। आपकी आवाज तो वैसे आ रही है ठीक। हाँ, ऐसे में वो क्यों नहीं, इन्वर्टर क्यों नहीं चल रहा है? सुनो, अपना वो जला दो। हाँ जला रहा। फोन जला? हाँ मेरा फोन है क्या? जल्दी लाओ, तुम अपना लाओ। प्रदीप अपना फोन का जरा वो जलाओ, ले जा इधर लाओ। पावनी आनंद जी ने अमृता प्रीतम की प्रसिद्ध कथा पिंजर पर प्रकाश डाला है। उनकी परिस्थितियों, उनकी शिक्षा दीक्षा तथा उनकी हिंदी भाषा के प्रति प्रेम व लगन के बारे में भी ज्ञात हुआ। वे कानून पढ़ रही हैं। हमारी बेटियों को इस प्रकार हर क्षेत्र में आगे आना चाहिए। अमृता प्रीतम जैसी प्रतिष्ठित व जानी मानी पावनी लेखिका पावनी जी की आदर्श हैं, जानकर अच्छा लगा। पिंजर में अंकित विभाजन की त्रासदी को भी पावनी जी ने बहुत अच्छी तरह उजागर किया है।
इसके लिए उन्हें बहुत बधाई व आशीर्वाद। सामाजिक कुरीतियों के प्रति आक्रोश झलकता है पावनी जी में, जो एक बहुत अच्छी और स्वस्थ बात है। इसके बाद मैं सुश्री श्रेयांशी जी के विचारों की बात करूंगी। उन्होंने नाटक की पढ़ाई की है, ये तो एक अपने में बहुत अच्छी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में जितना इन्वॉल्व होते हैं उतना व्यक्तित्व का विकास होता है। और जैसे वो हिंदी बोल रही थी, उससे लगता है कि वो घर में हिंदी में ही बात करती हैं, तो उनकी हिंदी बहुत अच्छी है, मुझे बधाई उनको इस बात की। और हिंदी राइटर्स गिल्ड की वो सदस्य भी हैं, कविता लिखना पढ़ना उनका शौक है, और उनके हरिवंश राय बच्चन और महादेवी वर्मा से वे बहुत प्रभावित हैं। ये जानकर बहुत खुशी हुई, क्योंकि हरिवंश राय बच्चन और महादेवी वर्मा मेरे भी फेवरेट हैं। और नीलेश मिश्रा से भी वो जुड़ी हुई हैं, और कहानी दिवाली की शाम उनकी बहुत से वो बहुत प्रभावित हैं। तो इस तरह उनकी अभिव्यक्ति में बहुत सहजता और सरलता है, और बहुत अच्छी तरह से वो अपने विचारों को हिंदी में व्यक्त कर सकती हैं। उनकी हिंदी बहुत अच्छी है, इसलिए उन्हें बहुत धन्यवाद और आशीर्वाद। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। इस विचारोत्तेजक अध्यक्षीय भाषण के लिए डॉक्टर उषा दीक्षित जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे समक्ष इस कार्यक्रम की समापन अभियुक्ति प्रस्तुति करेंगी हिंदी राइट्स गिल्ड कनाडा से डॉक्टर शैलजा सक्सेना जी। आपने एमए हिंदी, एमफिल तथा दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी की शिक्षा ली है। आपने मैकमास्टर यूनिवर्सिटी हैमिल्टन कनाडा से मानव संसाधन डिप्लोमा भी किया है। आपको विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी 2023 में विश्व हिंदी सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। लेबनान की एक रात कहानी संग्रह और क्या तुमको भी ऐसा लगा काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। आपने नाटक निर्देशन किया है और नाटक अभिनय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में प्रस्तुति दी है तथा अनेक पत्रिकाओं में आपके लेख प्रकाशित हो चुके हैं। आप स्वतंत्र लेखन हिंदी राइट्स गिल्ड की सह संस्थापक निदेशिका, हिंदी साहित्य सभा की आजीवन सदस्य और भूतपूर्व उपाध्यक्षा हैं। समापन अभियुक्ति हेतु डॉक्टर शैलजा सक्सेना जी से सविनय अनुरोध है। धन्यवाद प्रकाश जी, और आप सभी को, मंच पर उपस्थित सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। माधुरी जी का विशेष धन्यवाद कि उन्होंने विश्व हिंदी सचिवालय के इस कार्यक्रम से जोड़ा, और हिंदी से प्यार है में तो हम सभी जुड़े हुए हैं। अनुता का अनुपम काम है ये कि वो सबको लेकर साथ चलते हैं। तो अनुता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज विशेष बात ये रही कि पुष्टा जी का बहुत विशेष धन्यवाद कि उन्होंने अध्यक्षता में बहुत कुछ कह दिया जो मुझे कहने की अब दोबारा जरूरत नहीं है। टिप्पणी देने के लिए बस मैं ये कहूंगी कि आज तीनों बच्चों ने, मेरे सामने तो सब बच्चे हैं, तीनों लड़कियों ने, तान्या ने, पावनी ने और श्रेयांशी ने बहुत ही सुंदर प्रस्तुतियां करी। इसमें एक बात चीज तीनों में सामान्य थी कि तीनों का जन्म भारत में हुआ और छोटी अवस्था में 7-8 साल के थे, 5 साल के थे, 10 साल के थे, ये लोग भारत से बाहर आ गए। माधुरी जी, आज आपने अनजाने ही ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और कनाडा, विश्व के मानचित्र के 3 कोनों को समेट के एक पूरा आपने एक सीधी रेखा खींच दी, और हम लोगों ने 3 देशों के 3 तरुण, हमारी जो हिंदी प्रेमिकाएं कहना चाहिए, हिंदी प्रेमी विद्यार्थिनी हैं, उनको आपने जोड़ा। पावनी ने बहुत सुंदर तरीके से पिंजर की बात करी। मुझे ये अच्छा लगा कि तीनों ही लड़कियां कहानी पढ़ते समय उसमें अपने जीवन की, अपने माता पिता के जीवन की, अपने दादा दादी के जीवन की बातों को कहीं ना कहीं उनसे जुड़ रही है। यानी कहानी तब प्रभावित करती है जब वो व्यक्ति के जीवन की किसी घटना या
संवेदना से जुड़ी हुई होती। तो पावनी ने और तान्या ने और श्रेयांशी ने जो 3 कहानीकार चुने, उन तीनों कहानीकारों को चुनने और उनकी कहानी विशेष को चुनने के पीछे उन्होंने अपने कारण स्पष्ट किए कि इन कारणों से वो किस प्रकार से जुड़ी हैं। जैसे कि पावनी पिंजर में जो समस्या उन्होंने बताई कि किस प्रकार की समस्याएं, कई समस्याएं बताई। बहुत अच्छा लगा उनका विवेचन कि उन्होंने जो विस्थापन की बात कही और उसमें अपने दादा दादी के विस्थापन, पाकिस्तान के हिस्सों से भारत आ जाने की बात से वो जुड़ी। फिर इसी तरीके से तान्या ने बताई कि प्रेम का जो भाव है, उदात्त भाव है, वो लहना सिंह के उस भाव से वो जुड़ी। और श्रेयांशी ने कहा कि दिवाली की रात में, कि तीज त्योहार इत्यादि में हम किस प्रकार से अपने जीवन को फिर भी भारतीय संस्कृति और भारतीय मूल्यों से जोड़े रख सकते हैं, वो बात उन्हें नीलेश मिश्र की कहानियों में अच्छी लगी। तीनों ही लड़कियां बहुत मेधावी हैं, हिंदी से जुड़ी हैं, कहानियां पढ़ रही हैं, नाटक कर रही हैं। इनसे एक ही बात कहूंगी कि आप तो अपना पढ़ना लिखना चलाते ही रहिएगा, आप लोग हिंदी में लिखना भी शुरू कीजिए और इन लिखे हुए को भेजना भी शुरू कीजिए। हिंदी से प्यार है में भेजिए या हमारे यहाँ साहित्य कुंज में भेजिए, क्योंकि जब आप लोग लिखेंगे तो आप लोग बाकी लोगों को भी प्रेरणा देंगे। आप अपने पसंद के कहानीकारों की जो आज आपने प्रस्तुतियां की, आप उन्हें हमें भी भेज सकते हैं, उसको लिख करके एक एक पन्ने में, और उसे हम छापना चाहेंगे ताकि वो आप अपनी जो पूरी जनरेशन है, अपनी पीढ़ी है, उसके लिए आप एक प्रेरणा का काम कर रही हैं। हिंदी से आप खुद तो जुड़ी हैं, आप बाकी लोगों को भी जोड़ेंगी, तो एक बड़ा समूह आपके साथ तरुण हिंदी प्रेमियों का बन जाएगा और आगे बढ़ेगा। माधुरी जी, आप ये काम बहुत अच्छा कर रही हैं विश्व हिंदी सचिवालय से जोड़ने का। इन सबके फोन नंबर और ईमेल ले लीजिएगा ताकि हम सभी लोग अपनी अपनी जगहों पे बैठे हुए अपनी अपनी संस्थाओं से इन बच्चों को जोड़ सकें और इनके इस हिंदी प्रेम को न केवल हम आगे बढ़ा सकें बल्कि आगे फैला भी सकें। तो तीनों को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि अध्यक्षा जी ने बहुत कुछ पहले से इन बच्चों की तारीफ कर दी थी और उनके बारे में बताया था। बस मैं एक बात कहूंगी कि धीरे धीरे बोलो, बहुत कोई हड़बड़ी नहीं है, जल्दी नहीं है बोलने की। 7 मिनट का समय है, बहुत बड़े बड़े शब्द ना भी आपने बोले हिंदी के प्रस्तुति करने में, घबराओ मत बिल्कुल, क्योंकि प्राय बच्चे घबरा जाते हैं कि हमें हिंदी का बड़ा शब्द बोलना है, अंग्रेजी में लिखे। जिस भाषा में आप घर में आप हिंदी बोल ही रही हैं तो आप वही बोलती रहिए और आराम से तसल्ली से बोलिए, हम सब सुनने के लिए आपको तैयार हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी राइट्स गिल्ड कनाडा से शैलजा सक्सेना जी को इन प्रेरणादायक शब्दों के लिए कोटि से धन्यवाद। अब हम इस आभासी कार्यक्रम के अंत में पहुंच चुके हैं। सभी संस्थाओं के अधिकारियों तथा छात्र प्रतिभागियों को धन्यवाद देने के लिए मैं हिंदी से प्यार है के संस्थापक श्री अनूप भार्गव जी को आमंत्रित कर रहा हूं। हृदय से कवि और व्यवसाय से कंप्यूटर सलाहकार रहे हैं। आपका जन्म राजस्थान में हुआ। बचपन से ही हिंदी साहित्य और विशेषकर कविता में आपकी रुचि रही। आपको विदेश प्रसार सम्मान तथा विश्व हिंदी सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। हिंदी से प्यार है के संस्थापक श्री अनूप भार्गव जी। धन्यवाद प्रकाशवीर जी। अंत में बोलने में यही होता है कि जो मैं बोलना चाहता था वो लगभग सब कुछ बोला जा चुका है, तो मेरा काम थोड़ा सरल हो गया है। तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि मुझे धन्यवाद देने का काम दिया गया है, तो मैं बड़ा संक्षेप में सबसे पहले तो माधुरी रामधारी जी को मैं बधाई देना चाहूँगा इस परियोजना को शुरू करने के लिए, क्योंकि जो नई पीढ़ी है उसमें साहित्य के प्रति रुचि जगाना, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती, बहुत ज़रूरी है। और हमारी आशा है कि इस परियोजना से वो बच्चों में हर विधा में, जिसमें हमने आज कहानी लिया, फिर हम साहित्य की और विधाएं भी लेंगे, कविताएं, नाटक, एकांकी, संस्मरण, तो आशा है कि उससे नई पीढ़ी में एक
साहित्य के प्रति एक नई रुचि पैदा होगी। तो उसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। सभी संस्थाओं को मैं बधाई देना चाहता हूँ, हिंदी राइटर्स गिल्ड, आईपी फाउंडेशन, और सबके मैं नाम भी लेना चाहूँगा एक बार फिर से, कि स्मिता मिश्रा जी आईपी फाउंडेशन से, शैलजा सक्सेना हिंदी राइटर्स गिल्ड की तरफ से, उषा दीक्षित जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उनके अध्यक्षीय भाषण के लिए। बहुत सी अच्छी बातें उन्होंने बताई हमें कहानी के बारे में। और विशेष रूप से मैं तीनों प्रतिभागियों को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने इतनी अच्छे तरीके से कहानियों के बारे में बताया, उन्हें क्या अच्छा लगता है, कैसे उनकी कहानियों में रुचि पैदा हुई। एक बात मैं और उनको कहना चाहूँगा कि आपने तीनों ने सबने जो पढ़ी वो एक तरह से क्लासिक कहानियाँ थीं। थोड़ा सा नई कहानियों को भी पढ़ने की तरफ ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा लिखा जा रहा है आजकल, है ना। तो एक बस ये मेरी सलाह होगी। लेकिन तीनों ने बहुत ही अच्छा बोला और मैं तीनों को बधाई देना चाहता हूँ। पावनी आनंद को इंग्लैंड से, जिन्होंने अपना कोरोनेशन सेरेमनी जो चल रही है उसको छोड़कर यहाँ पर शामिल हुई वो, और तानिया हीर ऑस्ट्रेलिया से, श्रेयसी कानगो कनाडा से। तीनों को बहुत बहुत बधाई। और प्रकाश वीर जी को बहुत अच्छे संचालन के लिए बधाई, धन्यवाद। और मेरे ख्याल से मैंने सबका नाम ले लिया है। और मैं बस यही कहूँगा कि ये जो हम लोगों ने शुरुआत की है माधुरी जी ने, कि सभी संस्थाओं की, विश्व में फैली सभी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जाए, तो उस पर मैं जोर देना चाहूँगा। विश्व हिंदी सचिवालय एक केंद्र बन सकता है हम सबको आपस में जोड़ने के लिए। तो इसके बारे में सोचिए। और हम अगले कार्यक्रमों में और भी संस्थाओं को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जैसा कि माधुरी जी ने मुझे बताया। तो एक बार फिर से सबका, आप सबका धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। रिकॉर्डिंग को बंद करते हैं।